दोस्तों, एक ऐसा तानाशाह जिसके बहकावे में आकर लाखों लोगों को महज 2 से 3 साल बाद ही पछताना पड़ा। देश की जनता को इसने भरोसा दिलाया कि जब वो देश का शासक बनेगा तो यहाँ रहने वाले विदेशियों को भगा देगा। वो कहता था कि उनके चले जाने के बाद आप उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लोगे और इस प्रकार आप सभी अमीर हो जाएंगे। इस तानाशाह के हाथ में सत्ता आते ही इसने देश में सालों से रह रहे विदेशियों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसका आदेश था, खून चूसने वाले इन खटमलों को देश से निकालकर बाहर करो। यहाँ बात कर रहे हैं कलयुग के राक्षस युगांडा के ईदी आमीन की। इंसानों का मीट खाना जिसका शौक था। युगांडा के लोग पहले इसे बिग डैडी कहकर बुलाते थे और बाद में युगांडा का कसाई। इसका कहना था कि मुझे मानव शरीर के मांस का स्वाद पसंद नहीं क्योंकि ये बहुत नमकीन होता है। इसका आदेश शुरू में सबको मजाक लगा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद जब घरों दुकानों पर कब्जा शुरू हुआ तो हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर रातों रात यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। इन सभी को अपने जीवन की कमाई में से कुछ डॉलर ही ले जाने का आदेश था और अपने घर के सभी सामानों को महज 2 बैग में। जबकि ये लोग यहाँ तो सालों से रह रहे थे। यहाँ रहने वाले ज्यादातर विदेशी भारतीय थे। क्या इन्हें भारतीय होने की सजा दी गई थी या कोई और बात थी? इस तानाशाह के आदेश के बाद रातों रात हजारों भारतीयों का सब कुछ खत्म हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्रूर तानाशाह की बात करेंगे और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो भारतीयों से इतनी नफरत करता क्यों था। कैसे पहुंचे भारतीय लोग युगांडा? आइए, कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजी हुकूमत के शासन से। 20वीं सदी के आते आते ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने लूट का कारोबार दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया था और इस काम को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका से शुरू किया गया, जो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए युगांडा देश तक जा पहुंचा। ये देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में स्थित है। 20वीं सेंचुरी के मध्य तक ये देश ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी बन गया था। इसकी खूबसूरती को देखकर विंस्टन चर्चिल ने इसे पर्ल ऑफ अफ्रीका नाम दिया था। जी हाँ, अब यहाँ मौजूद मिनरल्स को लूटने का काम शुरू हुआ। अब मिनरल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए साल 1896 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ रेलवे लाइन की जरूरत महसूस हुई। इनके इस काम को भारतीय मजदूर आसानी से कर सकते थे क्योंकि भारत में रेलवे लाइन का काम लॉर्ड डलहौजी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा साल 1853 से ही किया जा रहा था। भारत में रेलवे लाइन का काम करने वाले लेबरर्स के पास एक्सपीरियंस भी था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाने का काम कर चुके एक्सपीरियंस लेबर्स उपलब्ध कराने का ठेका कराची के अली भाई जीवन जी को दे दिया था। इन्होंने पंजाब से लेबरर की रिक्रूटमेंट की और पहली खेप में 350 भारतीयों को लेकर युगांडा पहुंचे। अब रेलवे लाइन का काम तो अगले 6 सालों में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन इन 6 वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगभग 32,000 गिरमिटिया मजदूरों का विशेष रूप से ब्रिटिश भारत से युगांडा लाया गया था। जी हाँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने तक लगभग 2,500 वर्कर्स की मौत हो गई थी। यानी 1 मील रेलवे ट्रैक बिछाने में 4 वर्कर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। जब काम खत्म हो गया तो उनमें से कुछ अपने वतन वापस लौट आए, लेकिन कई लोग वहीं रहने का फैसला कर चुके थे और ये लोग भारत और अपने परिवारों को वहां ले गए। ये लोग अधिकतर गुजरात और पंजाब से थे। युगांडा में भारतीयों की तरक्की को देखकर आने वाले वर्षों में भारत से अनेक बिजनेसमैन युगांडा पहुंचने लगे। काम की तलाश में इनमें गुजराती बिजनेसमैन की संख्या सबसे अधिक थी। इस कारण भारतीय नागरिकों का युगांडा पहुंचने का कनेक्शन भारत में गुलामी के समय से ही है। उस समय भारत और युगांडा दोनों पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों की मदद से यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य चलाना था। खैर, कुछ समय बाद भारतीयों ने चीनी, कॉफी और चाय उगाना शुरू कर दिया और फिर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई और अपनी मेहनत के दम पर सफल रहे। धीरे धीरे वे समाज का एक धनी वर्ग बन गए। युगांडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की अपनी अलग कॉलोनी हुआ करती थी। उनके बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स भी लोकल ट्राइब से बिल्कुल अलग थे। वे अफ्रीकी लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। इस बात का दुख युगांडा के लोगों को था। जब साल 1940 और 1950 के दशक में जब दुनिया के सभी देश इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तब इस बीच 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा भी ब्रिटिश शासन से इंडिपेंडेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंस के बाद मिल्टन ओबोटे युगांडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। युगांडा के फर्स्ट प्रेसिडेंट का पद वहां के सबसे बड़े कबीले बगंडा कबीले के नेता एडवर्ड मोटेसा को मिला। जी हाँ, अब ठीक 4 साल बाद मिल्टन ओबोटे ने एडवर्ड मोटेसा को सत्ता से हटा दिया और अपना प्रभुत्व पूरे देश में स्थापित कर लिया। ओबोटे के एशियाई लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, जिसके कारण कई भारतीयों और अन्य एशियाई देशों के लोगों को भी कैबिनेट में जगह दी गई थी।
इंडिपेंडेंस के 2 साल पहले ही एक डेटा निकाला गया था। साल 1960 में युगांडा में 40% बिजनेस पर भारतीयों का कब्जा था, जबकि गिनती में तो वो सिर्फ 1% ही थे। इस समय युगांडा में एशियाई लोगों और स्थानीय युगांडा वासियों के बीच भारी इनइक्वालिटीज थी। इस कारण से स्थानीय लोगों में इन लोगों के प्रति गुस्सा था। उनका मानना था कि भाई एशियाई मूल के लोगों, जिनमें से अधिकांश भारतीय हैं, युगांडा के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। जी हाँ, वे सिर्फ हमारा शोषण कर रहे हैं, वो देश और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब इन्हें एक लीडर की तलाश थी जो इनकी बातों को सुन सके और इनका हमदर्द बन सके। इनका अपने प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे पर भरोसा कम होता जा रहा था, लेकिन इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लग चुके थे। इस समय युगांडा की आर्मी का जनरल ईदी आमीन हुआ करता था। आर्मी में रहते हुए ईदी आमीन आम लोगों से मिलकर उनकी समस्या को सुनता और उनका हमदर्द बनता। जनता को भी इस पर भरोसा हो गया था। आर्मी जनरल रहते हुए इसने माइनॉरिटी ट्राइब को आर्मी में भर्ती किया और उसके साथ उठता बैठता था। ये सभी को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास करता था, जिसमें ये कामयाब भी हुआ। लोगों के दिलों में इसने अपने लिए एक अलग जगह बना ली और इसी बात का फायदा उठाते हुए ईदी आमीन ने तख्ता पलट कर दिया। इस पर भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे जब 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में थे, तब उसने अपने पीएम के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और राजधानी कंपाला में खूनी तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि फौज का जनरल बनने के साथ ही ईदी अमीन की नजर युगांडा की सत्ता पर थी। अब सत्ता हासिल करने के बाद ईदी अमीन ने अपने देश की जनता से कहा, एशिया खासकर भारत के लोगों ने हमें गाय समझ रखा है। उनकी रुचि गाय का दूध लेने में तो है, लेकिन उसे चारा खिलाने में नहीं। ये बात लोगों के मन में बैठ गई। अब कौन है ईदी अमीन? ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबोको नामक स्थान पर काकुआ ट्राइब में हुआ था। इसके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके माता पिता अलग हो गए और फिर अमीन की मां उन्हें अपने साथ लेकर बैम्बू सिटी आ गई। गरीबी के कारण अमीन की मां इन्हें ज्यादा पढ़ा नहीं सकी। करीब 4वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद गरीबी के कारण ये पैसा कमाने के लिए काम करने निकल पड़े। कई छोटे मोटे काम करने के बाद वो अपने कद काठी के कारण किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में वर्ष 1946 में शामिल हो गए, जो उन दिनों ब्रिटिश कॉलोनी आर्मी का एक शाखा थी। यहाँ उन्हें बावर्ची का काम दिया गया था। यहाँ से ईदी अमीन इनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो जाता है। अंग्रेजों के प्रति बड़ी वफादारी दिखाई। काकुआ ट्राइब के होने के कारण अमीन प्रकृति के बहुत करीब था और उनका रहन सहन भी बिल्कुल अलग था। वे जानवरों को मारकर उनका खून पी जाता था, मांस को कच्चा ही खा जाता था। बचपन से ही हत्या करना इस ट्राइब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे माहौल में बड़े होने के कारण अमीन का स्वभाव भी बहुत क्रूर था। हुए अंग्रेजों ने इसे मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी। अमीन अपने काम के प्रति वफादारी दिखाते हुए विद्रोह करने वाले अपने देश के लोगों के साथ भी बहुत क्रूर था। अंग्रेजों को लगा कि कोई स्थानीय व्यक्ति जो अपने देश के लोगों के प्रति इतना क्रूर है, तो भाई वो उनकी आर्मी में एक सोल्जर के रूप में अच्छा काम करेगा। अब उसे एक सोल्जर के रूप में केनिया भेजा गया और जैसे जैसे उसे शक्ति मिलती चली गई, उसका हिंसक स्वभाव बढ़ता गया। अमीन का कद 6 फुट 4 इंच और वजन 135 किलो था और वो दिखने में काफी ताकतवर था। उसकी वफादारी और उसके कद को देखकर ब्रिटिश आर्मी ने उसे रग्बी और वेट लिफ्टिंग खेलने की ट्रेनिंग भी दी। आर्मी में जॉब करते हुए उसने बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। वे लगातार साल 1951 से 1960 तक युगांडन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहे, जिससे इन्हें आर्मी में प्रमोशन पाने में मदद मिली। अब जब अंग्रेजों ने उन्हें अपने ही देश के लोगों के खिलाफ क्रूर कार्रवाई करते हुए देखा, तो उन्होंने साल 1952 में केनिया के माओ माओ विद्रोह के खिलाफ युद्ध में भेज दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में अमीन ने बहुत खून खराबा किया। साल 1961 में इसे कमीशन ऑफिसर बना दिया जाता है। साल 1960 खत्म होते होते उसने पूरे युगांडा पर अपना सिक्का जमा लिया था। अब इसके 2 साल बाद यानी साल 1962 में युगांडा इंडिपेंडेंट हुआ और मिल्टन ओबोटे इस देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और ईदी अमीन को आर्मी का डिप्यूटी कमांडर बना दिया गया। साल 1964 में आर्मी पर अमीन के प्रभाव को देखते हुए उन्हें आर्मी का कमांडर बना दिया गया और इसी दौरान ओबोटे ने युगांडा के प्रेसिडेंट का तख्ता पलट कर दिया। अमीन ने आर्मी कमांडर के पद पर 6 साल तक काम किया। साल 1970 में अमीन को सभी सेनाओं का कमांडर बनाया गया। इसी समय तक ईदी अमीन और युगांडा के प्राइम मिनिस्टर ओबोटे के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन जैसे ही ओबोटे ने प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा के सत्ता हासिल की, अमीन के मन में भी लालच जाग गया। यहाँ दोनों ही सत्ता और पैसे के भूखे थे। अब ऐसे में सत्ता हासिल करने के लिए अमीन ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। लगभग 1 दशक तक सेना के नेतृत्व करके अमीन ने सेना पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था।
उन्होंने ट्राइब के लोगों को आर्मी में शामिल किया। वो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बैठा करता और अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश करता। इन सभी की वफादारी ईदी अमीन के प्रति थी। अब जब ओबेटे 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में हो रहे कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तभी अमीन ने अपनी वफादार ट्राइब्स के सहारे पूरे देश पर कब्जा करके देश की सत्ता की कमान अपने हाथ में ली। इसके बाद लोगों ने भी ईदी अमीन को ही अपना नेता मान लिया। इसने जनता से वादा किया कि सत्ता में आने के बाद भारतीयों को देश से निकाल जाने का आदेश देगा और आप सब उनकी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। जनता इनकी बातों में आ गई। साल 1971 में अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित किया और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बन गए। उसने खुद को एक नई उपाधि दी, महामहिम आजीवन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अल हदजी डॉक्टर ईदी अमीन दादा। धरती के सारे प्राणियों और समुद्र की मछलियों का मालिक और युगांडा में ब्रिटिश अंपायर का विजेता। और अब ईदी अमीन का आतंक शुरू हो चुका था। अमीन ने अपने वफादारों की सहायता से युगांडा की हर गली में एक नारा फैलाया। कहा कि एशियन को हटाने का फैसला मेरा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मेरे सपने में आकर कहा कि इन लोगों को देश से बाहर निकालो, क्योंकि ये देश की पूरी इकोनॉमी को लूट रहे हैं। उन्होंने युगांडा के एक नगर टोरोरो में सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस बात को कहा। 4 अगस्त 1972 को युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने अचानक युगांडा में वर्षों से रह रहे 90,000 एशियाई लोगों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसने अपने बयान में कहा, खून चूसने वाले इन खटमलों को देश से निकाल बाहर करो। अब इस दिन अमीन द्वारा एक डिक्री जारी की जाती है जिसे द एक्सपेंशन नाम दिया गया। जी हाँ, ईदी अमीन ने ही उन भारतीयों को भी देश से निकल जाने का आदेश दिया जो वहीं पैदा हुए थे, जिनके परिवार 100 सालों से वहां पर रह रहे थे। अमीन ने कहा, एशियाइयों ने खुद को युगांडा वासियों से अलग कर लिया है और उनके साथ मेलजोल बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी युगांडा को लूटने में रही है। उन्होंने गाय का दूध तो दूध लिया, पर उसे घास निकालने की सहमत नहीं उठाई। इसके बयान से खुश होकर युगांडा के लोग पहले पिग डैडी कहकर बुलाते थे और अब बाद में उसे युगांडा का कसाई। इस घोषणा से पहले साल 1969 में युगांडा में ही केनियाई लोगों को दुश्मन घोषित कर देश से बाहर निकाल दिया गया था। तब 30,000 केनियाई नागरिकों को युगांडा से भागना पड़ा था। अमीन की घोषणा के बाद भी शुरू में एशियाई लोगों ने अमीन की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब सेना ने लोगों की संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी तो लोगों को हकीकत का एहसास हो गया। लोगों को देश छोड़ने के लिए केवल 90 दिन का समय दिया गया था। हर भारतीय को अपने साथ केवल 2 सूटकेस में 2.5 किलो सामान और 55 पाउंड ही ले जाने की इजाजत थी। जो युगांडा से निकाले गए उनमें बड़ी संख्या में भारतीय, खासकर गुजराती उद्योगपति थे जो 100 सालों से भी ज्यादा समय से वहां पर रह रहे थे। अब निकाले गए लोगों में से करीब 30,000 के पास दोहरी नागरिकता अर्थात युगांडा और ब्रिटेन की नागरिकता थी और दोहरी नागरिकता वाले सभी लोग ब्रिटेन पहुंचे। 5,000 लोग कनाडा गए और बाकी लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों में पनाह लेना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को युगांडा भेजा, लेकिन केवल 11,000 लोग भारत आ सके। परिणाम स्वरूप पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार से मोह भंग हो गया। अब उन्हें हमेशा ये शिकायत रहती है कि भाई मुश्किल के वक्त में उनके अपने देश ने उनका साथ नहीं दिया। अब जिन लोगों ने युगांडा नहीं छोड़ा उनके साथ तो बुरा व्यवहार किया गया। उन्हें पकड़कर 4 दीवारी के अंदर डाल दिया गया, जहां ना तो हवा आती थी और ना ही भागने का कोई रास्ता था। युगांडा से निकाले गए अधिकांश लोगों ने ब्रिटेन में शरण ली। ब्रिटेन के शहर लिसेस्टर में युगांडा से आने वाले भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। लिसेस्टर काउंसिल ने युगांडा के एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट देकर उन लोगों से लिसेस्टर न आने को कहा, लेकिन इसका ऑपोजिट असर हुआ। एडवर्टाइजमेंट से लोगों को लिसेस्टर नाम के शहर के बारे में पता चला। लंदन में रहना महंगा था तो इसलिए कई लोग लिसेस्टर पहुंच गए। इन लोगों ने यहाँ भी तरक्की की और आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय समाज के पावरफुल लोगों में शामिल हो गए। दूसरी ओर युगांडा में जिन संपत्तियों और दुकानों पर कब्जा किया गया उन्हें भ्रष्ट मंत्रियों और सैन्य ऑफिशियल्स ने आपस में बांट लिया। आम लोगों को कुछ नहीं मिला। सैन्य ऑफिशियल के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप सभी ऑफिशियल चौपट होने लगे और इकोनॉमी नष्ट हो गई। भारतीय लोगों को देश से बाहर निकालने के बाद युगांडा के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमीन के शासन पर बहुचर्चित किताब घोस्ट ऑफ कंपाला लिखने वाले जॉर्ज इवान स्मिथ लिखते हैं, इसकी प्रेरणा उन्हें लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी से मिली थी, जिन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि उनके देश पर उनकी पकड़ तभी मजबूत हो सकती है जब वो उसकी इकोनॉमी पर अपना पूरा नियंत्रण कर लें।
उन्होंने उनसे कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने देश में इटालियन से पिंड छुड़ाया है, उसी तरह वो भी एशियाइयों से अपना पिंड छुड़ाएं। करीब 5 लाख हत्याएं कराई। देखिए, देश में तख्तापलट करने के बाद अमीन की छवि पूरी दुनिया में एक सनकी शासक के रूप में फैल गई। उसकी क्रूरता की कहानियां भी पूरी दुनिया को पता चलने लगी। इसकी क्रूरता के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी वो अपने दुश्मनों की हत्या करने के बाद उसके मांस को कच्चा खा जाता था, या फिर उसके लाश को ये अपने बेड पर लेटा देता और उससे वो घंटों तक बातें करता और फिर साथ में ही सो जाता था। ईदी अमीन को इंसानी इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक माना जाता है और उसके कार्यकाल में 5 लाख लोगों की हत्या हुई या उन्हें गायब कर दिया गया। अब 70 के दशक में युगांडा में मौत का दूसरा नाम ईदी अमीन था। इसने युगांडा में वेपन रखने के लिए एक बिल्डिंग बनाई, लेकिन वेपन यहाँ नहीं रखे गए। यहाँ ईदी अमीन के बंधक रहते थे, जिन्हें वह बेरहमी से मारता पीटता और अंत में उसे मार देता। उसका बंदी कोई भी हो सकता था। अमीन के ब्रूटलिटी का शिकार धीरे धीरे सभी लोग होने लगे। अमीन 9 सालों तक युगांडा की सत्ता पर काबिज रहा और इस दौरान देश में हैरेसमेंट और इलीगल मर्डर की संख्या में बहुत तेजी आई। किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी। अमीन को लीबिया के मुअम्मर अल गद्दाफी के अलावा सोवियत संघ तथा पूर्वी जर्मनी का भी सपोर्ट हासिल था, लेकिन कई देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस युगांडा से खत्म कर लिए थे। अमीन के समय में हेल्थ मिनिस्टर रहे हेनरी केम्बा ने अपनी बुक में लिखा है, अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके मरने के बाद उनके डेड बॉडीज के साथ भी ब्रूटल बिहेवियर किया। युगांडा के मेडिकल कम्युनिटी के बीच ये बात आम थी दोस्तों कि मुर्दा घर में रखे बहुत से डेड बॉडीज के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लिवर, नाक, होंठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी ग्रॉडफी केगाला को एक गोली मारी गई थी तो उनकी आंखें निकाल ली गई और उनके डेड बॉडीज को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया था। ईदी अमीन के इस बिहेवियर के कारण साल 1978 तक इनके समर्थकों की संख्या कम होती चली गई। युगांडा की जनता को अपने इग्नोर किए जाने का एहसास हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि भैया उनके देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ढह गया है। युगांडा पर 6 साल का स्ट्रिक्ट रूल करने के बाद अब ईदी अमीन के खिलाफ जनता के अंदर असंतोष की भावना बढ़ गई। जनता के असंतोष को दबाने के लिए ईदी अमीन ने साल 1978 में तंजानिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। शुरुआत में सफलता भी मिली और उसने तंजानिया के कागेरा शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये दांव उसके लिए उल्टा ही पड़ गया। दरअसल जनवरी 1979 में नीरेरे ने तंजानिया के लोगों की रक्षक सेना तैयार की और जवाबी हमला शुरू कर दिया। इसके साथ युगांडा से निर्वासित कई ट्राइब समूह भी शामिल हो गए। ये सभी युगांडा नेशनल लिबरेशन आर्मी के नाम से एकजुट थे। अब अमीन की आर्मी लगातार पीछे होती चली गई। इनकी मदद के लिए लीबिया के मुअम्मर अल गद्दाफी ने सैन्य सहायता भेजी। अब इसके बाद भी 11 अप्रैल 1979 को कंपाला पर कब्जा करने में युगांडा नेशनल लिबरेशन आर्मी कामयाब रहा। अब ईदी अमीन अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने के लिए मजबूर था। वो बचने के लिए पहले लीबिया भागा, जहां वो 1980 तक रहा। अब यहां से वो सऊदी अरब में बस गया, जहां उसे सऊदी शाही परिवार ने शरण दी और साल 1980 से लेकर अपनी मौत तक वो सऊदी अरब के जेद्दा शहर में निर्वासित के तौर पर 24 साल रहा। 4 अगस्त 2003 को किडनी की बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। युगांडा के लोगों को ईदी अमीन की मौत की खबर अखबार में मिली। तो आज की कहानी जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।